स्टूडेंट्स, मेरा नाम है वैभव और आज हम पढ़ेंगे डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व का भाग 16। पिछली कक्षा तक हम भाग 15 तक देख चुके थे। आज हम 16वें भाग पर दृष्टि डालेंगे और इसे अच्छे से समझेंगे। तो चलिए फिर देर किस बात की है, शुरू करते हैं। हाँ, तो आज हम पढ़ेंगे उदाहरण नंबर 4.7, है ना। उदाहरण नंबर 4.7 पर हम दृष्टि डालेंगे और इसे अच्छे से समझेंगे। उसके बाद हम चुंबकीय गुण को अच्छे से पढ़ेंगे। ये आपकी पुस्तक में 4.3.9 में दिया हुआ है, तो एक बार उसे आप पुस्तक से पढ़ लीजिएगा और समझ लीजिएगा। बाकी हम अपने भाग में इसे पढ़ेंगे। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। उदाहरण नंबर 4.7। Mn3+ से Mn+2 युग्म के लिए E- का मान Cr3+ से Cr2+ अथवा Fe3+ से Fe2+ के मानों से बहुत अधिक धनात्मक क्यों होता है, समझाइए। तो देखिए, जैसा कि हमने Mn है ना, Mn क्या है, 3D श्रेणी का एक तत्व है ना। और Mn 5वें नंबर पर आता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, 3d5 4s2, है ना। तो Mn3+ का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, है ना। तो 2 इलेक्ट्रॉन s कक्षक से और 1 इलेक्ट्रॉन d कक्षक से, तो कितना बचा 3d4। और Mn+2 में क्या होगा 3d5, है ना। तो जब हम 3d4 से 3d5 में जाएंगे, तो ये जो उसका जो E- का मान है वह क्या है, अधिक धनात्मक। तो देखो, Mn3+ में वह क्या है d4 और Mn+2 में वह क्या है d5। और हमने इसे बार बार, है ना, लगभग लगभग हर भाग में हम ये पढ़ते हैं कि जो D5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, D5 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है वह क्या होता है, वो अर्धपूर्ण डी कक्षक होता है ना। डी कक्षक में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। D5 मतलब 5 इलेक्ट्रॉन है, मतलब डी कक्षक आधा भरा हुआ है ना। और जब वह आधा भरा हुआ होता है वह काफी स्थायी होता है ना। तो जब हम Mn3+ से Mn2+ में जाते हैं, जब हम 3d4 से 3d5 में जाते हैं, तो हम कम स्थायी वाली जगह से ज्यादा स्थायी वाली जगह पर जा रहे हैं। इसलिए वह क्या होता है, E- धनात्मक होता है ना। तो हल, इसके लिए Mn की तृतीय आयनन ऊर्जा का बहुत अधिक मान D5 से D4 में परिवर्तन के लिए आवश्यक उत्तरदायी है ना। मतलब अगर हम उसे D5 से D4 करेंगे तो क्या लगेगा, तो उसकी तृतीय आयनन ऊर्जा है, तृतीय इसलिए लगेगी क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन हम निकाल चुके हैं। अब हमें से तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो तृतीय आयनन ऊर्जा लगेगी। तो Mn की तृतीय आयनन ऊर्जा का बहुत अधिक मान होगा, है ना। तो हम D5 से D4 करेंगे, है ना। ज्यादा स्थाई से कम स्थाई में जाएंगे, तो आयनन ऊर्जा हमें ज्यादा देनी पड़ेगी, है ना। इसमें परिवर्तन लिए आवश्यक उत्तरदायी है। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि Mn की +3 अवस्था ज्यादा महत्व की नहीं है ना। क्यों, क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d4 है। और अगर हम उसका +2 से कंपैरिजन या तुलना करें, तो वह क्या है 3d5। तो जो 3d5 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है उसका महत्व 3d4 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से ज्यादा है। ठीक है। अगर आप Cr3+ से Cr देखें, तो Cr का कहाँ आता है, सचिन तेंदुलकर वेरी क्रेज, है ना। 3d4 4s2 होना चाहिए था, लेकिन ये क्या है, अपवाद है। क्या होता है 3d5 4s, +3 मतलब एक इलेक्ट्रॉन एस से और 2 डी से, कितना बचा 3d3। और Cr2 मतलब 3d4, है ना। जब 3d3 से 3d4 में जाते हैं, तब उसका इतना अधिकतम मान नहीं होता है ना। लेकिन जब हम 3d4 से 3d5 में जाते हैं, तो उसका मान काफी अधिक होता है, क्योंकि D5 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है वह काफी स्थायी होती है। ठीक है। तो ये उदाहरण आपको अच्छे से समझ में आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। चुंबकीय गुण, यह आपकी पुस्तक में 4.3.9 में दिया हुआ है। पदार्थ पर चुंबकीय क्षेत्र अनुप्रयुक्त करने पर मुख्यतः 2 प्रकार के चुंबकीय व्यवहार दर्शित होते हैं, है ना। जब हम किसी पदार्थ पर चुंबकीय क्षेत्र में हम किसी पदार्थ को डालते हैं, तो 2 प्रकार के वह चुंबकीय व्यवहार प्रदर्शित करता है ना। पहला प्रतिचुंबकत्व या फिर डायमैग्नेटिज्म, तथा अनुचुंबकत्व या फिर पैरामैग्नेटिज्म, है ना। प्रति या फिर अनु, है ना। तो जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ है वह अनुप्रयुक्त चुंबकीय क्षेत्र द्वारा
प्रतिकर्षित होते हैं, है ना। जो डायमैग्नेटिज्म में प्रतिचुंबक जो तत्व है वह क्या होते हैं, पदार्थ जो है वह चुंबकीय क्षेत्र से दूर, रिपेल मतलब दूर जाते हैं, है ना, द्वारा प्रतिकर्षित होते हैं, है ना। आकर्षित नहीं होते, क्या होते, प्रतिकर्षित होते हैं। मतलब अगर ये क्षेत्र है तो वह इधर जाना की कोशिश करेंगे, है ना। और जब हम पैरामैग्नेटिज्म की या फिर अणुचुंबक की जो पदार्थ है इनकी बात करते हैं तो वह क्या करते हैं, यह आकर्षक होते हैं, है ना। जो अणुचुंबकीय पदार्थ है वह आकर्षित होते हैं, है ना। आप किसके, अनुप्रयुक्त चुंबकीय क्षेत्र, है ना। तो डायमैग्नेटिक या प्रतिचुंबक तत्व जो होते हैं वह दूर जाते हैं, और जो अनुचुंबकीय पदार्थ है वह पास आते हैं या फिर आकर्षित होते हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलो, जो पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में प्रबल रूप से आकर्षित होते हैं, है ना। देखो, एक तो दो प्रकार के होते हैं, है ना। चुंबकीय व्यवहार दो प्रकार के होते हैं, एक प्रतिचुंबकीय पदार्थ, दूसरा अनुचुंबकीय पदार्थ। प्रतिचुंबकीय पदार्थ दूर जाते हैं, अनुचुंबकीय पदार्थ पास आते हैं या फिर आकर्षित होते हैं। लेकिन जो पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में प्रबल रूप से आकर्षित होते हैं, है ना, या एक होता है आकर्षित होना, एक होता है प्रबल रूप से आकर्षित होना। जो प्रबल रूप से आकर्षित होते हैं वह क्या, वह लोह चुंबकीय कहलाते हैं। लोह चुंबकीय मतलब फेरोमैग्नेट, है ना, क्योंकि ये काफी प्रबल रूप से आकर्षित होते हैं, है ना। वास्तव में लोह चुंबक अनुचुंबक का चर्म स्वरूप है ना। जो फेरोमैग्नेटिक है वह पैरामैग्नेटिक का ही जो चर्म स्वरूप है ना। मतलब जो पदार्थ कुछ ज्यादा ही पैरामैग्नेटिक होता है, अणुचुंबकीय होता है, वह फेरोमैग्नेटिक कहलाता है ना। क्योंकि इसमें क्या होता है, प्रबल रूप से है आकर्षित होते हैं अनुप्रयुक्त चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अणुचुंबक का चरम स्वरूप वह से बहुत से संक्रमण धातु आयन अणुचुंबकीय है ना। बहुत से जो ट्रांजिशन एलिमेंट है, संक्रमण धातु है वह अणुचुंबकीय है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, अच्छे समझ आ गया क्या। हमने सिर्फ इसमें यही बताया कि चुंबकीय गुण तीन प्रकार के हैं, मतलब पहले दो प्रकार की है, क्या, प्रतिचुंबकीय पदार्थ, दूसरा अणुचुंबकीय पदार्थ। और प्रतिचुंबकीय पदार्थ में वह दूर जाते हैं, है ना, पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र से दूर जाते हैं। और अनुचुंबकीय पदार्थ जो है वह चुंबकीय क्षेत्र के पास आते हैं, आकर्षित होते हैं। और जो कुछ ज्यादा ही आकर्षित होते हैं, प्रबल रूप से आकर्षित होते हैं, उन्हें हम लोह चुंबकीय भी कहते हैं या फिर फेरोमैग्नेटिक भी कहते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं जो लोह चुंबकीय पदार्थ है वह वह अणुचुंबकीय पदार्थ का ही चरम स्वरूप है। ठीक है, और बहुत से संक्रमण धातु आयन अणुचुंबकीय है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। अणुचुंबक की उत्पत्ति अयुग्लित इलेक्ट्रॉनिक की उपस्थिति के कारण होती है। प्रत्येक ऐसे अयुग्लित इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण, जो मैग्नेटिक मूवमेंट भी कहते हैं जिसे हम, प्रचकण कोणीय संवेग, स्पिन एंगुलर मूवमेंट, तथा कक्षीय कोणीय संवेग, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम से संबंधित होता है ना। जो कोई भी अणुचुंबकीय तत्व की जो उत्पत्ति है वह किस वजह से, अयुग्लित इलेक्ट्रॉन, जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना, कोई पदार्थ है उसमें अयुग्लित इलेक्ट्रॉन है ना, तो उनकी उपस्थिति के कारण वह अनुचुंबकीय पदार्थ होता है। मतलब वह चुंबकीय क्षेत्र से आकर्षित होता है। तो प्रत्येक ऐसे अयुग्लित इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण, जो हर एक जो अयुग्लित इलेक्ट्रॉन है उसका एक चुंबकीय आघूर्ण जिसे हम मैग्नेटिक मोमेंट कहते हैं वह होता है। और प्रचकण कोणीय संवेग जिसे हम स्पिन एंगुलर मोमेंटम कहते हैं वह होता है। तथा कक्षीय कोणीय संवेग जिसे हम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कहते हैं उससे संबंधित होता है ना। जो अणुचुंबकीय है वह इस वह क्यों है, जो अणुचुंबक पदार्थ है वह अणुचुंबकीय क्यों है, मतलब वह जो क्षेत्र से, जो चुंबकीय क्षेत्र है उससे आकर्षित क्यों है, अयुग्लित इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से, है ना। और जो हर एक जो अयुग्लित इलेक्ट्रॉन है वह किससे संबंधित है, पहला चुंबकीय आघूर्ण जिसे हम मैग्नेटिक मूवमेंट कहते हैं उससे, दूसरा प्रचकण कोणीय संवेग जिसे हम स्पिन एंगुलर मोमेंटम कहते हैं उससे, तथा कक्षीय कोणीय संवेग जिसे हम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कहते हैं उससे। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, अच्छे समझ आ रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं।
कोणीय संवेग का योगदान प्रभावी रूप से समित वंश हो जाता है, इसलिए इसका कोई महत्व नहीं रहता। जो कोणीय संवेग है, ऑर्बिटल एंगुलर मूवमेंट है ना, कक्षीय कोणीय संवेग और प्रचकण कोणीय संवेग, स्पिन एंगुलर मोमेंटम है और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है ना, तो उनका योगदान प्रभावी रूप से समित हो जाता है ना, इसलिए इसका कोई महत्व नहीं है। उनका जो योगदान है वह प्रभावी रूप से समित हो जाता है, इसलिए इसका कोई महत्व नहीं रह जाता। अतः इनके लिए चुंबकीय आघूर्ण का निर्धारण उसमें उपस्थित अयुग्लिक इलेक्ट्रॉन की संख्या के आधार पर किया जाता है तथा इसकी गणना नीचे दिए गए प्रचकण मात्र स्पिन ओनली सूत्र द्वारा की जाती है। देखो ना, देखो जो अनुचुंबकीय पदार्थ है उसमें उसमें जो उसका अनुचुंबकत्व है वह उसके अयुग्लित इलेक्ट्रॉन जो कि वहां उपस्थित है उस वजह से होता है। और जो अयुग्लित इलेक्ट्रॉन है वह तीन प्रकार से इससे संबंधित है। पहला चुंबकीय आघूर्ण, दूसरा प्रचकण कोणीय संवेग और तीसरा कक्षीय कोणीय संवेग। जो प्रचकण कोणीय संवेग है और कक्षीय कोणीय संवेग है उनका महत्व ज्यादा नहीं है ना, जो ज्यादा महत्व है वह किसका है, चुंबकीय आघूर्ण का है ना, इसलिए चुंबकीय आघूर्ण का निर्धारण उसमें उपस्थित अयुग्लित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधार पर किया जाता है। और जो चुंबकीय आघूर्ण है ना, जो मैग्नेटिक मूवमेंट है वह किससे, उसके उस पदार्थ के जो अयुग्लित इलेक्ट्रॉन है उस पर निर्धारित करता है, उनकी संख्या पर निर्धारित करता है तथा इसकी गणना नीचे दिए गए प्रचकण मात्र स्पिन ओनली सूत्र द्वारा की जाती है। और इसकी जो गणना है वह किसके, प्रचकण मात्र जो कि एक सूत्र है जिसे हम स्पिन ओनली बोलते हैं उसके द्वारा की जाती है ना। तो ये क्या है, चुंबकीय चुंबकीय आघूर्ण जिसे हम म्यू से दर्शाते हैं वह क्या होता है, वर्गमूल एन ब्रैकेट एन प्लस टू है ना, वर्गमूल के अंदर एन ब्रैकेट एन प्लस टू। यहाँ एन क्या है, यहाँ एन है अयुग्लिक इलेक्ट्रॉन, जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है यहाँ हम उसे एन से दर्शा रहे हैं ना। तो अगर हमें किसी भी पदार्थ का, किसी भी तत्व का अगर हमें चुंबकीय आघूर्ण निकालना है ना, तो वह किससे, इस सूत्र से जिसे हम प्रचकण मात्र सूत्र कहते हैं इससे निकालेंगे है ना, जिसका सूत्र है वर्गमूल एन एन प्लस टू, जहां पर एन क्या है, अयुग्लिक इलेक्ट्रॉन है ना, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वही यहाँ पे एन, उनकी संख्या है ना, इसी पदार्थ में जो उसके अयुग्लिक इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वही यहाँ एन से दर्शा रहे हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं, चलो आगे बढ़ते। यहाँ एन अयुग्लिक इलेक्ट्रॉनों की संख्या है तथा म्यू चुंबकीय आघूर्ण है जिसका मात्रक बोर मैग्नेटॉन बीएम है। एक अयुग्लित इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण 1.73 बोर मैग्नेटॉन बीएम होता है। ठीक है, जो एन है इस सूत्र में है ना, जिसे हम प्रचकण मात्र कह रहे हैं, यहाँ एन क्या है, अयुग्लिक इलेक्ट्रॉन है, मतलब अयुग्लिक इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। तो प्रचकण मात्र का सूत्र क्या है, वर्गमूल म्यू, म्यू का है यहाँ पे, म्यू यहाँ पे चुंबकीय आघूर्ण या फिर मैग्नेटिक मूवमेंट है, तो म्यू इक्वल्स टू वर्गमूल है ना, अंडर रूट के अंदर क्या, एन ब्रैकेट, ब्रैकेट मतलब ये जो एन है इसका गुणा इस एन से और दो से, मतलब इसके अंदर मौजूद जो भी संख्या है इन दोनों से होगा, तो एन ब्रैकेट एन प्लस टू, जहाँ एन क्या है, अयुग्लिक इलेक्ट्रॉनों की संख्या है ना, जहाँ एन अयुग्लिक इलेक्ट्रॉनों की संख्या है तथा म्यू चुंबकीय आघूर्ण है ना, जिसका मात्रक बोहर मैग्नेटॉन है ना, जिसकी यूनिट या जिसका मात्रक क्या है, जिसे हम बीएम या फिर बोहर मैग्नेटॉन कहते हैं है ना। एक अयुग्लित इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण 1.73 बोहर मैग्नेटॉन बीएम होता है ना। एक अयुग्लित इलेक्ट्रॉन है उसका जो चुंबकीय आघूर्ण है वह कितना, 1.73 बोहर मैग्नेटॉन बीएम होता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं, चलो आगे बढ़ते। अयुग्लित इलेक्ट्रॉनों की बढ़ती संख्या के साथ चुंबकीय आघूर्ण का मान बढ़ता है ना, जैसे जैसे अयुग्लित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है वैसे वैसे चुंबकीय आघूर्ण का मान बढ़ता है। देखो ये तो बढ़ेगा ही, क्यों, अगर हम एन बढ़ा देंगे तो म्यू तो बढ़ ही जाएगा है ना, एन ज्यादा होगा तो वर्गमूल के बाहर जो संख्या आएगी वही भी ज्यादा होगी और वह ज्यादा होगी तो म्यू भी ज्यादा होगा है ना। तो
अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की बढ़ती संख्या के साथ चुंबकीय आघूर्ण का मान बढ़ता है। अतः प्रेक्षित चुंबकीय आघूर्ण से परमाणुओं, अणुओं तथा आयनों में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या का संकेत मिलता है ना। उसी से जब संख्या बढ़ती है तो उनका चुंबकीय आघूर्ण बढ़ता है, और चुंबकीय आघूर्ण से ही प्रेक्षित है ना, प्रेक्षित चुंबकीय आघूर्ण है, उससे ही परमाणु, अणुओं और आयनों में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या का संकेत मिलता है ना। चुंबकीय आघूर्ण से, देखो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन से हम चुंबकीय आघूर्ण निकालते हैं, और प्रेक्षित चुंबकीय आघूर्ण से हम किसी भी परमाणु, अणु तथा आयनों की इलेक्ट्रॉन की संख्या का पता लगा सकते हैं, है ना। प्रेक्षण मात्रिक सूत्र द्वारा गणना से प्राप्त चुंबकीय आघूर्ण के मान तथा प्रयोगों के आधार पर निर्धारित प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों के चुंबकीय आघूर्ण के मान सारणी 4.7 में दिए हुए है ना। पृच्छकण मान क्या था? पृच्छकण मान जो सूत्र था वह क्या था? म्यू इक्वल्स टू वर्गमूल एन ब्रैकेट एन प्लस 2, है ना। म्यू यहाँ क्या है? चुंबकीय आघूर्ण, है ना, या फिर मैग्नेटिक मूवमेंट, है ना। एन क्या है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो पृच्छकण मात्र सूत्र द्वारा जो हम गणना करते हैं उससे चुंबकीय आघूर्ण जो निकलता है उसके मान तथा प्रयोगों के आधार पर जो निर्धारित प्रथम संक्रमण श्रेणी के जो तत्व है ना, प्रथम संक्रमण श्रेणी मतलब 3D एलिमेंट, है ना। जो 3D श्रेणी है, प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों के चुंबकीय आघूर्ण, है ना, जो मैग्नेटिक मूवमेंट है वह सारणी 4.7 में दिए गए हैं, जिसे हम बाद में देखेंगे, है ना। तो क्या पृच्छकण सूत्र से जो चुंबकीय आघूर्ण निकाले हैं 3D सीरीज या 3D श्रेणी के तत्वों के, वह सारणी 4.7 में दिए गए हैं, जिन पे अभी हम बाद में चर्चा करेंगे। प्रायोगिक आंकड़े मुख्य रूप से विलयन में उपस्थित जलयोजित आयनों अथवा ठोस अवस्था के लिए है ना। जो प्रायोगिक आंकड़े हैं वह मुख्य रूप से विलयन में उपस्थित, है ना, विलयन में उपस्थित जो जलयोजित आयनों अथवा ठोस अवस्था के लिए है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, अच्छे से समझ आ रहा? चलो आगे बढ़ते, ठीक है। तो आज हम इतना ही रखते हैं। आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने उदाहरण नंबर 4.7 दिया, जो यह पूछ रहा था कि जब हम Mn3 प्लस से Mn2 प्लस में जाते हैं तो उसका जो E माइनस का मान है वह अधिकतम क्यों होता है जब हम Cr3 प्लस से Cr2 प्लस में जाते हैं, है ना, इस पे, या फिर Fe3 प्लस से Fe2 प्लस में जाते हैं। उसके बाद हमने चुंबकीय गुण देखा, है ना, जो कि आपकी पुस्तक में 4.3.9 में है, तो एक बार उसे अच्छे से आप वहां से पढ़ जरूर लीजिएगा, है ना। और आगे अगले भाग में हम पढ़ेंगे चुंबकीय गुण, जो थोड़ा बाकी है उस पर चर्चा करें, 4.3.9 में दिया हुआ। उसके बाद उदाहरण नंबर 4.8 को अच्छे से देखेंगे और समझेंगे, ठीक है। उसके बाद उदाहरण नंबर 4.8 के बाद हम रंगीन आयनों का बनना, है ना, जो रंगीन आयनों का बनना है वह रंगीन आयन कैसे बनते हैं हम उस पर चर्चा करेंगे, जो कि आपकी पुस्तक में 4.3.10 पर है, जिसे आप एक बार देख जरूर लेना। बाकी हम अपने भाग में, अपनी कक्षा में उसे जरूर पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी धन्यवाद, थैंक यू, मिलते हैं अगले भाग में।